हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी। चैप्टर नंबर 14 गाइटन से आज डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ये यूनिट 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कार्डियक फिजियोलॉजी। ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो इसमें कार्डियक यूनिट के हमने ऑलरेडी 4-5 चैप्टर्स कर लिए हैं, जिसमें हार्ट का स्ट्रक्चर, उसकी कंडक्शन सिस्टम, ऑल द फिजियोलॉजी रिलेटेड विद द हार्ट इज ऑलरेडी डन। नाउ वी हैव टू बिगिन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, तकरीबन मेरा ख्याल है 9 या 10 चैप्टर्स हैं। उसमें हम वैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजीज और मेडिसिन के टॉपिक्स इस यूनिट की अंडरस्टैंडिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ सर्कुलेशन, which is pressure, flow and resistance के concepts. It's a very basic chapter. Cardiovascular system में एक पूरा यूनिट कार्डियक फिजियोलॉजी पे था, यूनिट नंबर 3 which we have done. यूनिट 4 में जो मैंने आपसे कहा कि 9-10 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में ये पहला चैप्टर है। So this is the first overview chapter, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। Okay? The function of the circulation is to serve the needs of the body tissues. Now what is the purpose of all this cardiovascular system? So you have this little beautiful heart, and this heart pumps the blood all the time, and this heart actually pumps blood in two टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। एक अभी हम थोड़ी देर में देखते भी हैं, कई दफ़ा ये पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, बट टुडे अगेन वी आर गोइंग टू रिव्यू दैट। सो एक तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है इनटू द होल बॉडी आर्टेरियल सिस्टम, दिस इज व्हाट वी कॉल द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरा पल्मोनरी अभी डिस्कस करते हैं। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पर्पस क्या है? देखिए, हार्ट इज अ पंप। उस पंप का काम यह है कि ब्लड को पंप करे और पूरे आपका जो बॉडी का पाइपलाइन सिस्टम है, विच इज़ द आर्टरी, उसमें इंजेक्ट कर दे और फिर उसके जरिए पूरी बॉडी में काम की चीज़ें पहुंचाई जाए। सो इट्स अ मीडियम लाइक द रिवर। देखें, समंदर में शिप होते हैं और इन शिप का काम होता है शिपमेंट लेके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। सो दिस इज व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द वाटर ऑफ द ओशियंस, बिकॉज इट सर्व्स एज अ कम्युनिकेशन पर्पज। ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर काम करता है। इसी तरह जो आपका ब्लड है, उस ब्लड में से ऑक्सीजन पहुंच रही है, हार्मोन्स पहुंच रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं, ये तमाम चीजें टिश्यूज तक पहुंच रही हैं और टिश्यूज में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस आ रहा है इनटू द वेनस सिस्टम। सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम. The rate of the blood flow through many tissues is controlled mainly in response to their need of the nutrient. अब जिस टिश्यू को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना वहाँ ब्लड पहुँचता है, और ये भी हम इस चैप्टर में और आने वाले बाकी तमाम चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट बार बार डिस्कस होगा कि इट इज़ बेसिकली द नीड ऑफ द टिश्यू. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज स्टमक, अ रेस्टिंग स्टमक इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्किंग स्टमक. सो इफ इट्स अ वर्किंग स्टमक, which means you have taken a meal and the stomach is grinding the food right now, so its metabolic requirement will be very very high. इसको ज्यादा ब्लड चाहिए होगा. चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट हाई है, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. सो दैट इज नोन एज द लोकल कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो, और ये कॉन्सेप्ट हम बार बार डिस्कस करेंगे. इन सम ऑर्गन सच एज द किडनीज, द सर्कुलेशन सर्व्स एडिशनल फंक्शंस. ब्लड फ्लो टू द किडनी फॉर एग्जांपल इज फार इन एक्सेस ऑफ इट्स मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स एंड इज रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी फंक्शन. अब किडनी एक स्पेशल ऑर्गन इस तरह से है, और ऐसे कुछ ऑर्गन्स और भी हैं बॉडी में जिनका एक अलग से स्पेशल फंक्शन है. मतलब ये कि उनको ब्लड सप्लाई सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ कुछ और काम भी हो रहा है. जैसे किडनीज में एक्सक्रीशन है, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो सिर्फ किडनी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं पहुँच रहा. अगर उतना होता तो बहुत ही कम ब्लड आना होता, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो आता है ताकि वो ब्लड फिल्टर हो सके और यूरिन बन सके, और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी बॉडी में जितना वेस्ट बना है वो यूरिन की फॉर्म में निकल सके. सो सिंस किडनी इज परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स in turn are controlled to provide the cardiac output and the arterial pressure needed to supply the adequate tissue blood flow. ये दो major players हैं, heart and blood vessels. अब blood vessels कई तरह की हैं. There are arteries, there are veins, there are capillaries. तो ये heart और blood vessels मिलकर बनाते हैं cardiovascular system, यानी heart and vascular blood vessel का system. What are the mechanisms for controlling the blood volume and blood flow, and how does this process relate to the other functions of circulation? ये पूरा हमें इस चैप्टर में इसका ओवरव्यू लेना है. So the first thing is the physical characteristics of the circulation. Now before I start reading the paragraph, I have to explain this beautiful figure. Now that's actually a very nice starter figure, because इसमें right in the center there is heart. So cardiovascular system में जो दो components हैं, उसमें एक cardiac component है which is the heart, and the other component is the vessel. तो इसमें दोनों दिखाए हुए हैं. अच्छा, अब एक अगर आप in the first view इस diagram को देखें, so if I ask you कितने colors आपको दिख रहे हैं, you can see two colors. There is a red color
and there is a blue color. So the red color is indicative of oxygenated blood and blue color is indicated of carbon dioxide wala blood yani deoxygenated blood. So let's dive into the diagram, and this is very important discussion because ये एट द आउटसाइड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो फिर आगे पूरे चैप्टर्स आसानी से समझ में आएंगे. सो हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? वी हैव 4 चैम्बर्स. दिस इज द फर्स्ट वन विच इज द राइट एट्रियम. This is the other chamber, which is the right ventricle. Then we have left atrium and then the left ventricle. Okay? अब होता ये है कि पूरी बॉडी से जितना भी deoxygenated blood है वो सारा return to the right atrium में आता है through the superior and inferior vena cava. This is what happens. Okay? So superior and inferior vena cava से सारी बॉडी का impure blood या deoxygenated blood comes into the right atrium. अब ये deoxygenated blood right atrium से right ventricle आता है और right ventricle से ये चला जाता है निकल के into the pulmonary circuit. So pulmonary artery में जाएगा और यहाँ पे lungs होंगे. Since it is going into the lungs, this is known as pulmonary circulation. तो circulation का एक part है pulmonary circulation. ओके अच्छा, अब यहाँ लंग्स में क्या होता है? लंग्स में जो जादू होता है वो कहलाता है ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजन इस ब्लड में ऐड कर दी जाती है और अब ये जब ब्लड वापस हार्ट में आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो नाउ यू सी दिस इज रेड इन कलर, दिस इज प्योर. लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ये ब्लड जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से एक्चुअली ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, हर ऑर्गन तक पहुंचेगा. सो जब ये एओर्टा में जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो द सिस्टेमिक सर्कुलेशन is everything other than lungs. So ये lungs में जो blood आना जाना हो रहा है, this is called pulmonary circulation, pulmonary circuit. और जो lungs के अलावा पूरी body में blood circulate कर रहा है, pure blood, और फिर impure blood वापस आ रहा है, this is called systemic circulation. So आपके पूरा जो circulatory system है उसको actually 2 components में divide किया जा सकता है. One is called the pulmonary circuit and the other one is called the systemic circuit. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं. और ये अभी डायग्राम खत्म नहीं हुई है, इसमें और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये नंबर्स वगैरह लिखे हुए ना, ये मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं. व्हाट डज दैट 9 मीन्स एंड ऑल दैट, सो वी विल डिस्कस एज दे कम. द सर्कुलेशन एज शोन इन फिगर 14.1, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई, दैट इज 14.1, इज डिवाइडेड into 2 types of circulation. One is the systemic circulation and the other one is the pulmonary circulation into the lungs. Because the systemic circulation supplies blood flow to all the tissues of the body except the lungs, it is also known as the greater circulation or the peripheral circulation. So the systemic circulation is equal to greater circulation is equal to peripheral circulation, all the same names. Okay, now functional parts of circulation. Before discussing the details of circulatory function, it is important to understand the role of each part. The function of the artery is to transport blood under high pressure to the tissues. For this reason, the arteries have strong vascular walls and the blood flow at a very high velocity in the arteries. देखो ये सिस्टम ऐसे है कि if this is the tissue जिसमें blood आना है, so the major vessel which is coming towards the tissue, which is bringing the blood, जो blood लेके आ रही tissue की तरफ, that is known as the artery. So artery is a high pressure vessel. इसके अंदर जो blood है वो बहुत ही pressure से जा रहा है because इसमें pressure ज़्यादा है and it makes sense because आपकी बॉडी चाहती है कि इसमें प्रेशर ज्यादा हो ताकि ब्लड फौरन से इस टिश्यू की तरफ पहुंचे. अब जैसे ही ये आर्टरी टिश्यू को अप्रोच करने लगती है तो इसका साइज थोड़ा छोटा होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है एक और स्ट्रक्चर में विच इज नाउ नोन एज द आर्टीरियोल. ठीक है, अच्छा, ये आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स की जो वॉल्स हैं इसमें मसल्स मौजूद हैं, मस्कुलर लेयर्स हैं. उसका पर्पस ये है कि जब वो मसल ट्रैक करेगा तो आर्टरी और आर्ट्रियोल का साइज छोटा होगा तो ब्लड कम पहुंचेगा. सो बेसिकली यू कैन कंट्रोल द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज बाय मॉड्यूलेटिंग द साइज ऑफ द आर्टरी एंड द आर्ट्रियोल. इस तरह की चीज है. ठीक है, अच्छा, ये आर्ट्रियोल जो है ये टिश्यूज के पास पहुंचकर इट डिवाइड्स इनटू फाइन ब्रांचेस एंड दीज लिटिल फाइन ब्रांचेस आर नोन एज कैपिलरीज. और ये कैपिलरीज फिर दोबारा मिल जाती हैं एंड दे मेक अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज वेनियोल. और फिर जो वेनियोल है ये बड़ा होकर के इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? वेन. इट गोज टुवर्ड्स द हार्ट. तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैपिलरीज से एक्सचेंज हो जाता है सारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंटर हो जाता है कैपिलरीज के अंदर और ये वापस चला जाता है वेनियोल और वेन के जरिए. तो ये पूरा सिस्टम है.
आर्ट्रियोल जो हैं दे आर बेसिकली द कंट्रोल कंडुइट्स, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड नहीं जाएगा, ये रिलैक्स होंगे तो ब्लड जाएगा. सो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज, उसके बाद वेन्योल्स एंड वेन्स. ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझाया कि आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, वेन्योल एंड वेन्स, दिस इज हाउ द फ्लो of blood happens. Okay, now volumes of the blood in different parts of the circulation, that is to give you an idea कि किस body के part में कितना blood किस वक्त होता है. Provides this figure again, provides an overview of the circulation and lists its percentage of total blood volume in major segments of circulation. For example, about 84% of the whole blood volume of the body is in the systemic circulation, and it makes sense. देखो ये अगर आप डायग्राम देखें तो ज़्यादा आपका बॉडी का जो पार्ट बड़ा है that is the systemic circulation, और उसमें ज़्यादातर ब्लड आपका घूम रहा है. At any time only 9% is in the pulmonary circulation, the rest is in most of the rest is in the systemic circulation. और उसमें भी अगर आप फर्दर देखें तो ज्यादातर जो ब्लड है दैट इज इन द वेनस सिस्टम विच आर एक्चुअली द रिजर्वॉयर वेसल, ज्यादातर ब्लड इन्हीं में होता है. और हार्ट में एट एनी टाइम देयर इज ओनली 7% ऑफ द ब्लड, आर्टरीज में 13% ऑफ द ब्लड, कैपिलरीज में 7% ऑफ द ब्लड. सो दैट बेसिकली टेल्स यू कि कौन से कॉम्पोनेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कितना ब्लड किसी भी वक्त मौजूद है एट एनी गिवन टाइम. ठीक है, सो ऑल दीज नंबर्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. मोस्ट सरप्राइजिंग इज द लो ब्लड वॉल्यूम्स इन द कैपिलरीज. कैपिलरी में कितना था? only I think about 7%. If you look here, only 7%, which means कि कैपिलरीज में ब्लड बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है और फौरन गुजर जाता है. ओके, अच्छा जी, फिर एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस सेक्शनल एरियाज एंड वेलोसिटीज ऑफ द ब्लड फ्लो. इफ ऑल द सिस्टेमिक वेसल्स ऑफ ईच टाइप वर put side by side their approximate total cross sectional area, यानी अगर बहुत सारी कैपिलरीज को मैं ऐसे आपस में जोड़ दूं तो उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा वो कितना होगा. सो इसी कैपिलरीज का सबसे ज्यादा है बिकॉज बहुत सारी कैपिलरीज ऑब्वियसली हैं बॉडी में. एओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल आर्टरी, वेन्स का ज्यादा होगा बिकॉज अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ वेन्स इन द बॉडी. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ कितनी वेसल्स हैं और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है. नोट पर्टिकुलरली द क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द वेन्स विच आर मच लार्जर देन those of the arteries, averaging about 4 times those of the corresponding arteries. This difference explains the large blood storage capacity of the venous system. देखो अभी हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि जो वेनस सिस्टम है these are actually the storing type of thing. इनमें ज्यादातर ब्लड होता है हर वक्त. ठीक है, because the same volume of blood flow must pass through each segment of circulation each minute, the velocity of the blood is usually inversely proportional to the vascular cross sectional area. So if v is the velocity of the blood, यानी किस स्पीड से ब्लड गुजर रहा है, and f is the flow of the blood volume and a is the cross sectional area, then velocity is actually inversely related to the area, and that is a generic concept. घरों में अगर आपने थोड़ा सा प्लम्बिंग का कॉन्सेप्ट देखा हो ना, तो एक बड़ा पाइप आ रहा होता है पानी का, लेकिन जब वो टैप वाटर की तरफ यानी टैप की तरफ आता है तो वो पाइप छोटा कर देते हैं. रीजन बीइंग छोटा पाइप होगा तो पानी ज्यादा प्रेशर से उस टैप से निकलेगा. बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी में सिस्टम है कि छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो फ्लो वेलोसिटी ज्यादा होगी. एक बात हाउएवर यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो एरिया है दैट इज द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया. यानी अगर आप इस टेबल पर देखें तो सबसे ज्यादा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका है? कैपिलरीज का. तो कैपिलरीज में वेलोसिटी कम होगी. ओके, तो और ये यहाँ पे लिखा भी है कि does under resting conditions the velocity averages about 33 centimeters per second in aorta but only 0.3 millimeters per second in the capillaries, because capillaries overall have a very bigger cross-sectional area. However, because the capillaries have a typical length of only 0.3 to 1 millimeter, the blood remains in the capillaries only for 1 to 3 seconds. बहुत थोड़ी देर के लिए कैपिलरी में ब्लड रहता है, which is surprising because इतने टाइम में सारा जो एक्सचेंज है वो होना है. Okay, exchange of oxygen, exchange of carbon dioxide, exchange of other metabolites. Now the next concept is of the pressure in various portions. Because heart pumps blood continually into the aorta, तो aorta में pressure ठीक ठाक होगा. That is about 100 millimeters. You imagine this ना कि heart एक pump है और ये aorta है और left ventricle पूरी force के साथ इसमें blood डालता है. So it's a very high pressure vessel. So it's around 100 millimeters of mercury, जो कि actually pulsatile होता है. So 120 during systole and about 80 millimeters of mercury during diastole. So this is what the blood pressure is. So हम कहते हैं ना ऊपर का blood pressure, नीचे का blood pressure. So that's actually the systolic blood pressure and diastolic blood pressure, which is usually 120 by 80. और ये represent करता है उस pressure को जिससे left ventricle pump कर रहा है into the aorta. So it's a very high pressure actually. As the blood flows through the systemic circulation,
its mean pressure falls progressively to 0 millimeters by the time it reaches back into the superior and inferior vena cava. So स्टार्ट मामला यहाँ से हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप कर रहा है सो वेरी हाई प्रेशर अबाउट एवरेज ऑफ 100, और जब वापस राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है तो दैट इज 0, यहाँ पे अब कोई प्रेशर नहीं है. द प्रेशर इन मेनी ऑफ द सिस्टेमिक कैपिलरीज वेरीज फ्रॉम 35 मिलीमीटर्स नियर द आर्टीरियोलर एंड टू एज लो एज 10 मिलीमीटर ड्यूरिंग द वेनस एंड. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ज़रूरी देखो, जैसे जैसे आप एओर्टा से आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन बढ़ती है प्रेशर ड्रॉप होता जाता है. सो इफ आई टेक यू बैक टू दिस डायग्राम, दिस इज एओर्टा, यहाँ पे प्रेशर होगा अबाउट 100 मिलीमीटर्स, लेकिन जैसे जैसे ये इन आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स तक बात आएगी प्रेशर ड्रॉप करेगा. और कैपिलरीज में भी, कैपिलरी के देखें 2 एंड होंगे, ये डायग्राम जो मैंने आपको बताई थी. सो हियर वी हैव द कैपिलरीज इन द टिश्यूज. ये वाला जो एंड है ये कहलाता है आर्टीरियोलर एंड, यहाँ पे प्रेशर होता है रफली अराउंड 35 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. ये वाला एंड ऑफ कैपिलरीज कहलाता है वेनियोलर एंड, और यहाँ पे प्रेशर होता है अराउंड 10. सो जैसे जैसे यू मूव फ्रॉम द एओर्टा टू द आर्टरी टू द आर्ट्रियोल टू द कैपिलरी टू द वेन्स, प्रेशर कम होता चला जाता है. एंड इट मेक्स सेंस कि हार्ट ने जिस प्रेशर से पंप किया था उतना प्रेशर तो नहीं रहेगा ना, वक्त के साथ साथ कम होगा, और इतना कम कि जब इट कम्स बैक टू द राइट एट्रियम इट इज बैक टू 0. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 100 इट कम्स बैक टू 0. प्रेशर इस तरह ड्रॉप करता है. राइट, ओके, आगे नियर द वेनस एंड, बट द एवरेज फंक्शनल प्रेशर इन मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज इज यूजुअली 17 मिलीमीटर्स. तो कैपिलरी की बात हो रही है. अ प्रेशर लो इनफ दैट लिटिल प्लाज्मा लीक्स थ्रू द पोर्स बट अदर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड गैसेस डिफ्यूज वेरी इजीली. इन सम कैपिलरीज सच एज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी द प्रेशर इज कंसिडरेबली हाई, averaging about 60 millimeters of mercury, causing at much higher rates the fluid filtration which happens. Now this is context dependent obviously. देखें किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन करने के लिए we need a little higher pressure ताकि चीज़ें फिल्टर हो सकें. वहाँ जो बॉमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है उसमें प्रेशर यूजुअल कैपिलरीज की तरह 35 नहीं होता, दैट इज अ लिटिल हाई, ताकि अच्छे से ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज हैं उनमें से पुश करके ब्लड को फिल्टर किया जा सके. बिकॉज द टास्क हेयर is filtration, the pressure is a little high. Okay. At the far right side of the diagram, figure 42, note the respective pressures in different parts of the pulmonary circulation. In the pulmonary arteries, the pressure is pulsatile, but it is a little less as compared to the systemic circulation, because obviously imagine the left systemic circulation में blood कौन pump कर रहा है, left side of the ventricle या right side of the ventricle? Obviously the left side of the ventricle. So the left ventricle is a highly muscular, strong chamber which pushes the blood with a very very high pressure. जबकि जो राइट वेंट्रिकल है इट इज कंपैरेटिवली वीकर एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो जो पल्मोनरी सर्किट में ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर कम है. इट्स अबाउट जो सिस्टोलिक प्रेशर है पल्मोनरी आर्टरी का, दैट्स अबाउट 25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, और डायस्टोलिक इज अबाउट 8 एज कंपेयर टू 120 एंड 80. कंपेयर दीज नंबर्स एंड द मीन पल्मोनरी आर्टरियल प्रेशर इज अबाउट 16 मिलीमीटर्स. ओके, और जो कैपिलरी का प्रेशर है पल्मोनरी कैपिलरी मीन इज अबाउट 7 मिलीमीटर. सो ऑल दीज नंबर्स आर लोअर एज compared to the systemic circulation. So remember, in the systemic circulation the numbers of pressures are higher, in the pulmonary circuit they are a little lower. Okay, now yet the total blood flow through the lung each minute is same as through the systemic circulation, because जो हार्ट पंप कर रहा है वो ऐसे पंप नहीं कर रहा कि लेफ्ट साइड पंप करेगा पूरा ब्लड घूम के आ जाए फिर राइट साइड, ऐसा नहीं है. इट्स अ सिंक्रोनस मूवमेंट. तो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड हैज टू मूव थ्रू द बॉडी एज वेल एज थ्रू द लंग्स. The low pressure of the pulmonary system are in accord with the need of the lungs, because all that is required to expose the blood in the pulmonary capillaries to oxygen and other gases of the so we need a little lower pressure there so that the oxygen exchange is facilitated. So the bottom line, the overall story, that in the pulmonary circulation pressures are lower as compared to the systemic circulation. Okay. With this, we have to talk about 3 basic principles which we have to remember throughout the study of our vascular system. अभी आगे जो 10 चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं, 9 या 10 चैप्टर्स हैं, उन सब में ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आर ऑफ की वैल्यू. आइए देखते हैं वो क्या है. पहला प्रिंसिपल है कि द ब्लड फ्लो टू मोस्ट ऑफ द टिश्यूज
is controlled according to the tissue need. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. This is all concept is also known as auto regulation. इसका मतलब ये है कि जो blood flow to the tissue है, it is controlled not by the blood pressure of the body, but it is rather controlled by the local needs. मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में स्टमक की एग्जांपल दी थी कि if stomach is functioning, then the metabolic requirement of the blood will be different as compared to the resting stomach. तो जैसे जैसे टिश्यू की डिमांड बढ़ेगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. डिमांड कम होगी ऑक्सीजन की या मेटाबोलाइट्स की, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. सो हम अभी इस चैप्टर में और अगले कुछ चैप्टर्स में ये ऑटो रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस भी करेंगे. बट दिस इज हाउ द ब्लड फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय इन लार्ज कि मोस्ट टिश्यूज they control their own blood supply. When the tissues are active, they need increased blood supply of nutrients and therefore more blood flows as compared to when at rest. Okay, so that's the basic concept. However, the heart normally cannot increase its cardiac output more than 4 to 7 times higher than the resting level, but the tissue can have more blood supply because of the intrinsic auto-regulation system. So, वजह उसकी बेसिकली ये होती है कि जो आर्टरीज कन्वर्ट होती हैं आर्ट्रियोल्स में और फिर वो कन्वर्ट होते हैं कैपिलरीज में. सो ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, दे कैन डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट. सो इफ द टिश्यू इज हेवीली एक्टिव, दे रिलीज फैक्टर्स एंड देयर इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द बॉडी इन सच अ डायरेक्शन कि ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, दे बिकम डायलेटेड. जब ये डायलेट होंगे तो ज्यादा ब्लड इसमें से गुजरेगा. और जब एक्टिव नहीं है, वी डोंट नीड मोर ब्लड सप्लाई इन द टिश्यू, द आर्टेरियोल्स बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्ट. और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड कम गुजरेगा. So that's how they control. So that is rule number 1. Rule number 2 is that the cardiac output is the sum of all the local tissue flows. So when the blood flows through a tissue, it immediately returns by the way of the veins to the heart. The heart responds automatically to this increased in flow of the blood by pumping it immediately back into the system. Thus, as long as the heart is functioning normally, it acts as an automaton responding to the demands of the tissues. यानी जितना ज़्यादा blood heart में आएगा, उतना ज़्यादा blood heart pump कर देगा. The heart, however, often needs help in the form of special nerve signals to make it pump the required amounts of the blood. So, for example, if the heart has to pump faster, it needs more of the sympathetic drive ताकि उसकी contraction faster हो सके, stronger हो सके. But the point is that the cardiac output is well dependent on how the tissue flow is maintained. अगर body में tissues को ज़्यादा blood चाहिए तो जाहिर है ज़्यादा blood flow करेगा, ज़्यादा venous return होगा और heart उसको उसी तरह ज़्यादा amount में pump करेगा वापस into the arteries. Okay, so basically this point number 2 is also again related with point number 1 कि the way tissues control their own blood, अपना जिस तरह वो मतलब ज़्यादा अगर डिमांड होगी टिश्यूज़ की तरफ से तो ज़्यादा फ्लो होगा इनटू द टिश्यूज़, ज़्यादा रिटर्न होगा इनटू द हार्ट और ज़्यादा पंपिंग होगी फ्रॉम द हार्ट. सो पॉइंट 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विद पॉइंट नंबर 1. एंड देन द जनरल प्रिंसिपल नंबर 3 is arterial pressure regulation is generally independent of either the local blood flow control or the cardiac output control. So जो local demand है tissues की, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का उससे ताल्लुक नहीं है. ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स डिफरेंट हैं, वो हम पढ़ेंगे भी आगे चैप्टर्स में. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. फॉर एग्जांपल, इफ एट एनी टाइम द ब्लड प्रेशर फॉल्स सिग्निफिकेंटली बिलो, सच एज बिलो द लेवल ऑफ 100 millimeters of mercury, we have nervous reflexes which will bring it back above 100 within seconds. The nervous signals especially do the following by increasing the pumping of the heart. Sympathetic drive causes the contraction of the large venous reservoir. So veins contract, more blood comes into the heart and more blood is pumped out. Cause generalized constriction of the arterioles ताकि tissues में blood ना जाए बल्कि heart की तरफ ज़्यादा जाए. So blood pressure की जो regulation है, that is very well controlled basically. We have a lot of different mechanisms which we will study obviously to control the blood pressure, and it is independent of how the tissues are dealt with. वो एक अलग system चल रहा है, blood pressure control का अलग system है. Then over more prolonged periods, hours and days, kidneys play an important and additional role in the control of the blood pressure. Renin, angiotensin, aldosterone system, ये हमने renal physiology में detail में discuss किया हुआ है. Therefore, the needs of the individual tissues are served specifically by the circulation. In the remainder of this chapter, we begin to discuss the basic control of the tissue blood flow and the cardiac output and the arterial pressure. So ये तीन principles आपने याद रखने कि tissues अपना blood flow खुद control करने की capacity रखते हैं. Cardiac output जितना ज़्यादा blood heart में आएगा उतना ज़्यादा blood pump होगा अगर heart normal है. And then the arterial pressure is controlled with fine-tuned capacity by different systems which exist in your body.
ओके अब कुछ बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स, फ्लो के कॉन्सेप्ट्स और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू अ ब्लड वेसल इज डिटरमाइंड बाय टू फोर्सेस। अगर आपके पास एक ब्लड वेसल है, इट्स जस्ट लाइक अ पाइप, जैसे घरों में पानी का पाइप होता है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी बॉडी में ये पाइपलाइन सिस्टम है। और इसमें जो ब्लड फ्लो है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स इस तरह से हैं। नंबर वन कि इस एंड पर जहां से ब्लड एंटर हो रहा है क्या प्रेशर है, और इस एंड पर जहां से ब्लड एग्जिट हो रहा है यहां पर क्या प्रेशर है। सो आप इसको कुछ भी नाम दे दें, P1 P2 कह दें, PI या PF कह दें, P इनिशियल P फाइनल, व्हाटएवर, डिफरेंट बुक्स यूज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डजंट मैटर। बट इनिशियल प्रेशर एंटरिंग पॉइंट वाला और फाइनल प्रेशर, इस पे डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड फ्लो है किसी टिश्यू में। रिमेंबर टिश्यू यहाँ बीच में है, ठीक है, या टिश्यू यहाँ इस एंड पर है। सो यू हैव टू हैव द कॉन्सेप्ट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप कैपिलरी की बात कर रहे हो तो टिश्यू समवेयर यहां पर होगा, तो ये एंटरिंग पॉइंट ऑफ द कैपिलरी है, ये एग्जिट पॉइंट ऑफ द कैपिलरी है। लेकिन अगर आप किसी आर्टरी की बात कर रहे हो तो टिश्यू की लोकेशन ये हो जाएगी, बिकॉज ये आर्टरी है, यहां पे आके आर्टरियोल बनेगा और फिर आगे टिश्यू में कैपिलरीज आएंगी। सो याद रहे कि आर्टरी भी ब्लड वेसल है, आर्टेरियोल भी ब्लड वेसल है, और कैपिलरी भी ब्लड वेसल है, और वेनियोल भी ब्लड वेसल है, और वेन भी ब्लड वेसल है। सो अगर मैं किसी भी ब्लड वेसल को लेता हूं तो उसका इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर अगर मुझे पता है तो मैं ये बताऊंगा कि ब्लड फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर यहां इनिशियल प्रेशर एंटरिंग पॉइंट पे 35 मिलीमीटर्स है और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज लोअर सच एज 10, सो ऑब्वियसली आई नो दैट दिस इज द ब्लड प्रेशर फ्लो डायरेक्शन। और अगर दोनों तरफ प्रेशर जीरो है, एंट्री पॉइंट पे भी प्रेशर जीरो है, एग्जिट पॉइंट पे भी प्रेशर जीरो है, तो इस कंडीशन में देयर विल बी नो फ्लो, बिकॉज दोनों तरफ प्रेशर बराबर है। ये तो मैंने जीरो की बात की ना। अगर प्रेशर एक तरफ 10 है फॉर एग्जांपल और दूसरी तरफ भी 10 है, तब भी कोई फ्लो नहीं होगा। सो फ्लो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन नंबर वन द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द वेसल, एक तरफ और दूसरी तरफ का ग्रेडियंट, और सेकंड पॉइंट जिस पे फ्लो डिपेंड करेगा दैट इज द इंपेडिमेंट ऑफ द ब्लड फ्लो विच इज नोन एज द वैस्कुलर रेजिस्टेंस। देखें कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी होंगी, अब सपोज ये एक ब्लड वेसल है, इसमें वैस्कुलर टोन काफी ज्यादा है, मसल ज्यादा है, तो उसमें एक टोनिसिटी है, सो देयर विल बी हाई रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी फ्लो उतना कम होगा। सो फ्लो इज बेसिकली इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। अगर ब्लड वेसल इस साइज की है, यानी एक वेन है बड़ी मोटी सी, इसमें से फ्लो बड़े आराम से हो जाएगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, सो रिमेंबर देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि ब्लड फ्लो के डायनामिक्स क्या होंगे। पहला है प्रेशर डिफरेंस अलोंग द वेसल और दूसरा है वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग फॉर इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर्स इन द वेसल, दे इंक्लूड द P1 represent the pressure at the origin of the vessel, यानी if this is the blood vessel, so start पर the pressure is P1 and end पर the pressure is P2, and it is the difference between the two pressures which will be represented by delta P. So delta P is going to be the difference between the two pressures, okay, and the resistance is represented by R, and therefore the flow which is represented by F is determined by this little equation, which is change in the pressure over the resistance is equal to the flow. And in simple words basically अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जितना ज्यादा difference of pressure होगा उतना ज्यादा flow होगा। अब इसकी एक example देख लो जरा quickly. This is actually basically because of the Ohm's law equation. जैसे हम physics में current के लिए पढ़ते हैं resistance, so उसमें बिल्कुल यही होता है कि एक तरफ current होता है and then there is resistance के साथ उसका relation. So suppose मेरे पास एक blood vessel ये है और एक blood vessel मेरे पास ये है। इस blood vessel के start में the pressure P1 is 35 and here say for example the pressure at the end is 10, so the difference in pressure is actually going to be 25. ऐसे ही है ना, 35 minus 10। और अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ एक और एग्जांपल से जिसमें I have pressure of 35 here and now I have the ending pressure of say for example 30, and now the difference which is the delta P will only be 5. 35 minus 30 is going to be 5, so that sort of thing. अब मुझे बताएं कहां पे डेल्टा पी ज्यादा है, यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर ज्यादा किधर है, इस वेसल में। तो फ्लो ज्यादा किस में होगा, वेसल नंबर 1 में या वेसल नंबर 2 में। द फ्लो विल बी मोर हाई इन वेसल नंबर 1 बिकॉज डेल्टा पी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्लो। जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फ्लो होगा। रेजिस्टेंस के साथ मामला उल्टा है। अब अगर एक छोटी सी वेसल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एक सिंगल वेसल का बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू दिस बिग वेसल जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज बेसिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। यानी इस वेसल में, वेसल नंबर 2 में मैं कह रहा हूं कि द रेजिस्टेंस इज वेरी लो और वेसल नंबर 1 में द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। सो हाई रेजिस्टेंस मींस लो फ्लो बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड। फ्लो इधर है और रेजिस्टेंस नीचे है, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्लो। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी फ्लो उतना ही कम होगा, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी फ्लो उतना ही ज्यादा होगा। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प। नोट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर बिटवीन द टू एंड ऑफ द वेसल, नॉट द एब्सोल्यूट प्रेशर। सो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर से फॉर एग्जांपल ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, अक्सर स्टूडेंट जो है ना ये इसमें गड़बड़ करते हैं। अगर मैं आपको अगेन 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं यहाँ पे और 2 ब्लड वेसल्स मैंने ड्रॉ की हैं। एक ब्लड वेसल में मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ प्रेशर है 100 स्टार्ट ऑफ द वेसल में और यहाँ प्रेशर है 90, सो डेल्टा पी कितना होगा 10। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वेसल 2 में स्टार्टिंग में प्रेशर है 35 और यहाँ प्रेशर है से फॉर एग्जाम्पल 10, डेल्टा पी कितना होगा 25। कैसे आया ये 25? 35 माइनस 10। अब ऑल्दो नंबर्स यहां पे ज्यादा है एब्सोल्यूट प्रेशर के, वेसल 1 में अगर मैं देखूं तो यहां नंबर देखो 100 का प्रेशर, 90 का प्रेशर, सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ऑल्दो नंबर्स यहां पे बड़े हैं लेकिन डिफरेंस यहां पे बड़ा है, द डिफरेंस इज हायर हियर, सो फ्लो इज एक्चुअली गोइंग टू बी हायर इन वेसल नंबर 2। सो रिमेंबर दिस, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर कट यूएसएमएल क्वेश्चन, अक्सर इस तरह के वहां पे सिनेरियोज देते हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, ठीक है। Ohm's law illustrated in the preceding formula, this formula expresses one of the most important of all the relationships that the reader need to understand to comprehend the hemodynamics of circulation. Because of the extreme importance of this formula, the reader should be familiar with its other algebraic forms, यानी और किस फॉर्म में। So either you, अब ये इसी की different annotations हैं basically. So basic formula ये है कि flow is equal to delta p upon r। तो इसी तरह मैं अगर r को इधर ले जाऊं, if I move r here and f will come down here, so the formula will become r is equal to delta p upon f. So that's a simple mathematics। और delta p अगर मुझे वैल्यू मालूम करनी हो तो f multiplied by r। ये जो सिंपल सी अगर आपको अलजेब्रा आती है, फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है, तो इस फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से लिखना आपको आना चाहिए। ओके, बेसिक टेक होम मैसेज क्या है इस पूरे इक्वेशन का, ओम्स लॉ की इक्वेशन का, कि फ्लो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन pressure and flow is inversely related to the resistance. That's important. Okay, now blood flow rate means the quantity of the blood that passes a given point in the circulation in a given period of time. That's what is known as the blood flow. Ordinarily the blood flow is expressed in milliliters per minute, यानी किसी भी एक जगह से एक मिनट में कितना mLs of blood गुजरता है, या liters per minute. It can be expressed in the milliliters per second, but usually it's per minute, which is used in the clinical practice. The overall blood flow in the total circulation is about 5 liters per minute, यानी 5000 mLs per minute. This is called the cardiac output. It's a simple thing to remember, no big deal. ये जो concept है laminar blood flow का, laminar blood flow का basically मतलब ये है कि if this is स्ट्रेट ब्यूटीफुल ब्लड वेसल, तो इसके जो एंड्स हैं यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा और एक्चुअली सेंटर में बड़ा ठीक ठाक फास्ट ब्लड फ्लो हो रहा होगा। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैमिनार ब्लड फ्लो। दूसरा ब्लड फ्लो कहलाता है टर्बुलेंट। अब सपोज आपके पास एक ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल में यहाँ पे एक एथरोमेटस प्लैक है, तो यहाँ से जब ब्लड गुजरेगा तो शपाट यहाँ लगेगा और थोड़ा यूं फैलेगा, तो यानी उसका जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगी। सो इफ देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देन द ब्लड फ्लो इज नॉट laminar, it's a little hodgepodge and this is called turbulent. एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि कोई पैथोलॉजी है या कोई टर्न्स है। सपोज एक ब्लड वेसल है, उसमें ऐसे शार्प टर्न है, तो अब यहाँ से ब्लड गुजर रहा है, जब ये टर्न आएगा तो यहाँ पे थोड़ा ब्लड फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। और इस टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से एक एक वर्ड हम यूज करते हैं एडी करंट, वो भी यहाँ कहीं लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। द करंट, एडी करंट इज जनरेटेड, यानी ब्लड जो है वो थोड़ा ठड़ाक इधर उधर हो जाता है इस तरह से। सी दिस डायग्राम इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्यूटीफुल laminar blood flow, and this diagram is showing you इधर उधर blood गुजर रहा है, that is turbulent blood flow. Now parabolic velocity profiling is not important for you to understand, not important, and therefore we don't have to waste time. The concept of eddy current is important and I have described this to you. This happens when there is turbulent blood flow. Okay, all right, the tendency of turbulent blood flow increases in direct proportion to the velocity of the blood flow, the diameter of the blood vessel and the density of the blood, and is inversely proportional to the viscosity of the blood in accordance with। अब ये है ना, ये कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में आएंगे, तो यहाँ पे अगर ये पल्ले नहीं भी पड़ रहा है तो इट्स फाइन,
ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी इस पे, जस्ट पार्क ऑन टू दिस। और ये जो आर ई है, रेनॉल्ड नंबर इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड फ्लो। सो इफ रेनॉल्ड नंबर इज वेरी हाई, द ब्लड फ्लो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टर्बुलेंट। ओके, ये नंबर्स याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, नॉर्मल विस्कोसिटी एंड ऑल दीज थिंग्स नॉट इंपॉर्टेंट, इस पूरे सिस्टम में कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर फ्लो इन द वैस्कुलर सिस्टम नॉर्मली rises 200 to 400 even in large arteries. As a result, there is almost always some flow turbulence at the branches of these vessels, and that makes sense. जहां branching of the vessel होगा या जहां पे turning of the vessel होगा, यानी a vessel is turning like this, तो इस point पर Reynolds number is going to be very high. Branching points पर Reynolds number is going to be very high because turbulence होगी in points पर. In the proximal portion of the aorta in the pulmonary artery, the Reynolds number can rise to several thousands during the rapid phase of ejection. It's very important concept, क्योंकि देखो जब हार्ट पंप कर रहा है, वेंट्रिकल पंप करेगा, एओर्टा में ब्लड जाएगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट होता है बिकॉज बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है, यहाँ पे वेल्व्स मौजूद हैं, सो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर कैन एक्चुअली गो इनटू थाउजेंड्स। सो इट मेक सेंस। पॉइंट ये है कि जहां कहीं टर्बुलेंस होगी, रेनॉल्ड नंबर विल बी वेरी वेरी हाई. Well, that's a simple point. Okay, turbulence can be because of pathology, and turbulence can be because of the branching of the blood vessel, or when the blood ejects from the heart, or at the point where the vessels are turned. Okay, right. आगे चलते हैं. Where many conditions are appropriate for turbulence, such as high velocity of the blood flow, such as when it is coming out of the ventricle, pulsatile nature of the blood flow, sudden change in the vessel diameter, and large vessel diameter. So ये तमाम वो चीजें जो नॉर्मली आपकी बॉडी में टर्बुलेंस जनरेट कर सकती हैं. अच्छा, ब्लड प्रेशर, इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए. यूजुअली जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूनिट यूज करते हैं, दैट इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर दैट वी यूज. अदरवाइज सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी भी यूज हो सकता है, बट दैट्स द स्टैंडर्ड. नाउ ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट ऑलवेज इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी बिकॉज मर्क्यूरी मैनोमीटर हैज बीन यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग प्रेशर सिंस इट्स इन्वेंशन 1846 में 1846 बाय पिज़ाल. सो इतना पुराना इसका लिंक है. आज भी हम मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. ठीक है. एक्चुअली ब्लड प्रेशर मींस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड against any unit area of the vessel wall. If the pressure of the vessel is 100 millimeter, this actually means that the force exerted is sufficient to push a column of mercury against the gravity up to 50 millimeters high. So that's against the gravity, and that is the annotation. So आज आपको ये भी पता लग गया कि what does exactly 100 millimeters of mercury means. Okay. Occasionally the pressure is measured in centimeters of mercury, but I would say not even occasionally. I mean rarer form. I don't use this anytime at my clinics. So ये नहीं यूज होता clinics में basically. Okay. और ये conversion rate दिया हुआ है इन्होंने कि 1 millimeter of mercury pressure equals to 1.3 centimeters of water pressure because the specific gravity. Unnecessary stuff. बहुत ही कोई आपको अपने दिमाग की हार्ड डिस्क जाया करनी हो तो ये चीज याद कीजिएगा. अदरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज ही नहीं करते यार सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. तो खामखा में ये चीज समझने की, याद करने की जरूरत ही नहीं है. Now guys, this is the last concept of this chapter, which is about the resistance, and that is going to be a very high yield discussion because यहाँ जो resistance के concept हम discuss करेंगे ये आगे आपकी पूरी vascular physiology में बार repeat होंगे. So please pay attention to the concepts we are just going to discuss right now. पहली चीज जो मुझे समझानी है और discuss करनी है वो है units of resistance और resistance calculate कैसे करते हैं. देखिए, resistance का basically मतलब ये है कि अगर ये blood vessel है तो इसमें से जो blood गुजर रहा है उसको कितनी मुश्किल हो रही है गुजरने में. मैंने आपको पहले भी ये concept समझाया कि अगर blood vessel का size ये होगा और अगर ब्लड वेसल का साइज ये होगा तो दोनों की रेजिस्टेंस यूं है कि इस ब्लड वेसल में जिसका डायमीटर बहुत कम है देयर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, यहां से फ्लो मुश्किल से होगा. और ये वाली जो ब्लड वेसल है इसमें रेजिस्टेंस लो है, फ्लो बहुत इजीली होगा. अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो अब आपको ये डिस्कशन समझ में आएगा. रेजिस्टेंस इज द इम्पेडिमेंट यानी रुकावट, मुश्किल, दिक्कत टू द ब्लड फ्लो इन अ वेसल, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी डायरेक्ट मींस. दैट्स ब्यूटीफुल. इसके एक इनडायरेक्ट कैलकुलेशन है, एक इक्वेशन के जरिए, वो अभी हम देखते हैं. Instead, resistance must be calculated from measurements of blood flow and pressure differences. और इसका क्या मतलब है देखिए. If the pressure difference between the two points is 1 millimeter, so पहली चीज जो आपको चाहिए वो है pressure difference delta P, यानी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट का pressure difference. So if it is 1 millimeters of mercury और जो flow है that is about 1 milliliter per second, so the other thing that you need is the flow. So if you have these two values then you can calculate the resistance
resistance, and in this case, because the difference between the 2 points, pressure difference, is 1 millimeter and the flow is also 1 ml per second, the resistance is said to be 1 peripheral resistance unit, or PRU. This is the most commonly used unit for resistance in the vascular system. So if the difference between the 2 point is 1, 1 upon 1, flow is 1 as well. So 1 divided by 1 is equal to 1, which is the peripheral resistance, and the unit is peripheral resistance unit. Expression of resistance in CGS. This is also although routinely occasionally used unit, which is the centimeters gram second. This unit you don't have to actually worry about, because that's the unit that you will encounter in all your clinical career as well as the professional exams. But anyways, because this is the textbook of physiology, it talks about all the possible scenarios. Okay, अब यहाँ पे एग्जांपल सुनने बड़ी मजे की है. आपके पास दो तरह के सर्किट्स हैं. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यू हैव अ पल्मोनरी सर्किट इन योर बॉडी एंड यू हैव अ सिस्टेमिक सर्किट इन योर बॉडी. ये दो तरह की सर्कुलेशंस हैं आपकी. इन दोनों सर्कुलेशन में अभी हम देखते हैं कि किस तरह से रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये दो चीजें चाहिए, प्रेशर डिफरेंस और फ्लो रेट. ठीक है, आओ देखते हैं. पहले हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड टोटल पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस. तो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब है पल्मोनरी सर्किट, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, पेरिफेरल सर्कुलेशन का मतलब है सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो दोनों में हम अभी बात करेंगे. मुझे ये बताएं, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द एंटायर बॉडी जो है वो कितना होगा, या अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फ्लो रेट, सो दैट इज अबाउट 5 लीटर्स पर मिनट. ऐसे ही है ना, 5 to 6 लीटर्स पर मिनट. ये भी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले बात की भी थी. अगर मैं इसको सेकंड्स पर ले जाऊं तो दैट विल बी अबाउट 100 ml या 80 to 100 ml per second. This is going to be the flow of the systemic circulation. So we know that the flow is about 100 ml per second. And तो एक चीज हमको पता लग गई, फ्लो. एक बात याद रखें, जब कभी आपसे कोई सवाल करे कि you have to calculate the resistance, you have to talk about two things. Number one, the pressure difference, and number two is the flow. Flow मुझे कैसे पता लगा 100 ml per second है, क्योंकि हमारे systemic circulation में जो total cardiac output है वो roughly about 5,000 to 6,000, यानी 5 to 6 liters per minute. और इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं सेकंड्स में तो इट बिकम्स 100 ml per second. तो ये तो मुझे पता लग गया फ्लो. प्रेशर डिफरेंस कितना है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इजी टू कैलकुलेट. यू सी, दिस इज योर हार्ट. आपके हार्ट का राइट साइड है और लेफ्ट साइड है. लेफ्ट साइड से जो ब्लड निकल रहा है एओर्टा में, यहाँ पे ब्लड की प्रेशर कितना होता है, 100 मिलीमीटर्स. और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड और इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड वापस आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर मैंने बताया था कितना होता है, 0. So that is 0. 100 was when the blood is coming out into the aorta, and 0 pressure when it is coming back into the right atrium. तो अगर मैं इसको P1 कह दूं और इसको P2 कह दूं, और बीच में पूरा ज़ाहिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन था ना, यहाँ पे ये aorta निकलेगा, मुख्तलिफ आर्टरीज, फिर ये वेन्स. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2. तो अब मुझे टोटल दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस मिल गया, एंड द डिफरेंस इज कितना, P1 minus P2, यानी 100 minus 0, the difference is 100 millimeters of mercury. So the flow is 100 and the pressure difference is 100. Then the peripheral resistance will be 100 upon 100. Again, one peripheral resistance unit. तो आपका जो systemic circulation है उसमें peripheral जो resistance है total, that is one peripheral resistance unit. Easy to calculate. अब यही कैलकुलेशन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि how to do in the pulmonary circulation, यानी pulmonary circuit में what is the way that you calculate? Again, the same thing. You need to know the flow in the pulmonary circuit. You need to know the pressure difference. You know that the flow in the pulmonary circuit is the same as in the systemic circulation. Systemic circulation में भी जो blood है वो 5 to 6 liters per minute है, और pulmonary circulation में भी 5 to 6 liters per minute है. और इसको break down करें, so it will be about 100 milliliters per second. So 100 milliliters per second is the flow. Flow is going to be 100. देखते हैं यहाँ पे इन्होंने कहीं पे ये कैलकुलेशन की भी है. पल्मोनरी सिस्टम में दी कार्डियक आउटपुट इज अगेन 100 ml per second, which is the flow through the pulmonary circuit, and the pressure is roughly about जो pressure difference है, that is roughly about 14 millimeters. So if you divide these numbers, you get a total peripheral resistance in the lungs, not the total peripheral resistance, actually the total pulmonary resistance, that will become 0.14. So this 0.14 is going to be the total
पल्मोनरी रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा अब मैं आपसे बात करता हूं दोबारा कि ये आपका हार्ट है और इस हार्ट में यहां लंग्स में जो सर्कुलेशन जा रही थी दैट वाज द पल्मोनरी सर्किट, जो बाकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन है दैट इज द सिस्टमिक सर्किट। इसको मैं सर्किट नंबर 1 कह देता हूं, इसको सर्किट नंबर 2 कह देता हूं। पल्मोनरी सर्किट में हमने अभी रेजिस्टेंस कैलकुलेट की दैट इज 0.14 और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की दैट इज 1। नाउ लेट मी आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन, वैस्कुलर रेजिस्टेंस कहां कम है, पल्मोनरी सर्किट में या सिस्टमिक सर्किट में? ऑब्वियसली इट इज लेस इन द पल्मोनरी सर्किट, सो इन द पल्मोनरी सर्किट इट इज ओनली 0.14, इन द सिस्टमिक सर्किट इट इज गोइंग टू बी 1। सो दैट्स एक्चुअली, ऐसा लग रहा है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट जो बॉटम लाइन पे अगर सारी चीजें भूल जाओ ना तो जो बात याद रखनी है वो ये वाली है कि अगर ब्लड वेसल छोटी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, ब्लड वेसल ये मोटी है तो रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस के साथ अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का मतलब यह है कि कितना ब्लड गुजर रहा है किसी ब्लड वेसल से, एंड इट इज इनवर्सली related to the resistance। सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, ये छोटी ब्लड वेसल, ये बड़ी ब्लड वेसल। छोटी ब्लड वेसल बोले तो रेजिस्टेंस कम या रेजिस्टेंस ज्यादा, दोनों में से एक पिक करो। रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम नहीं होगी भाई। और अगर बड़ी ब्लड वेसल बोले तो रेजिस्टेंस कम या रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी। सो दिस इज सिंपल थिंग दैट यू नो। अब तक ये मैंने कई दफा आपको बता दिया कि दिस साइज ब्लड वेसल मोर रेजिस्टेंस, बिग ब्लड वेसल लेस रेजिस्टेंस। अच्छा, लेस रेजिस्टेंस होगी तो ब्लड ज्यादा गुजरेगा यानी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। सो लेस रेजिस्टेंस मींस मोर कंडक्टेंस। और इस तरह की ब्लड वेसल होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस यानी ब्लड फ्लो कम होगा, यहां से कम ब्लड गुजरेगा। सो देखें, ज्यादा रेजिस्टेंस पर लो कंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस पर ज्यादा कंडक्टेंस, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। और ये कॉन्सेप्ट सिंपल भी है यार, देखो ना यार, छोटा अगर इस तरह का इतना पाइप है इसमें से कंडक्टेंस कम होगी बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, यहां से ब्लड गुजरने में दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। बड़ा ब्लड वेसल इजीली इट विल गो, कंडक्टेंस हाई, रेजिस्टेंस लो। ठीक हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए, वरना नंबर भूल जाओ, टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, अच्छा अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपने सारा जो नंबर दिए हैं भले याद ना रहे, पॉइंट ये है कि स्मॉल चेंजेस इन द वेसल डायामीटर मार्केडली चेंज इट्स कंडक्टेंस। सुने अब जरा, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरी वैस्कुलर फिजियोलॉजी का कहते हैं बैकबोन। देखो, अब अगर एक मेरे पास ये ब्लड वेसल है, इसका ये साइज है, इस ब्लड वेसल को अगर मैं कंपेयर करता हूं इस एक चुन्नी सी ब्लड वेसल के साथ, तो यहां पे रेजिस्टेंस इज वेरी लो, कंडक्टेंस इज वेरी हाई। ठीक है, लेकिन अब मैं सिनेरियो चेंज करता हूं, मैं यहां पे सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ा देता हूं किसी तरह, और सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ने का मतलब, और मैं तमाम वो फैक्टर्स बढ़ा देता हूं जिससे इस वेसल में जो मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो अब ये वाली जो ब्लड वेसल है, नाउ इट हैज गॉन समथिंग लाइक दिस। अब ये इसका साइज ये हो गया, क्योंकि यार वेसल है ना, कोई लेड का पाइप थोड़ी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसमें मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेसल का साइज छोटा हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स करेंगे, वेसल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अब मैंने ऐसे फैक्टर्स यहां पे एक्टिवेट कर दिए कि वेसल का साइज छोटा हो, इस तरह हो गया। अब मुझे बताओ, यहां रेजिस्टेंस बढ़ गई या कम हो गई? अब रेजिस्टेंस बढ़ गई, कंडक्टेंस क्या हो गई? कंडक्टेंस कम हो गई। और बात यह है कि जरा सा चेंज इन द साइज ऑफ द वेसल changes big time in conductance and resistance. So that's the point here. A small changes in the vessel diameter markedly changes the conductance. और ये जाता है यानी इट्स नॉट अ रेशियो ऑफ 1:1, यानी अगर 1 पॉइंट साइज में चेंज आता है तो 4 टाइम्स कंडक्टेंस में चेंज आता है। यानी साइज अगर 1 टाइम छोटा होगा तो कंडक्टेंस 4 टाइम्स चेंज हो जाएगी, 4 टाइम्स। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायमीटर 4 टाइम्स चेंज। तो 1:4 का रेशियो है, इट्स वेरी वेरी बिग वन। ओके, सो थोड़ा सा चेंज इन द वेसल डायमीटर, बिग चेंज इन द कंडक्टेंस। और किस डायरेक्शन में होगा ये आपको पता है। अगर साइज उसका डायमीटर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और अगर वेसल का साइज ये था और अब वेसल का साइज ये हो गया, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अब कम हो चुकी है और कंडक्टेंस अब बढ़ जाएगी विद अ रेशियो ऑफ 1:4।
ठीक है, तो ये बस आपको इस तरह से बात याद रखनी है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट स्टफ को नहीं करना। देन द पॉइजन्स लॉ, एक्चुअली ये लॉ पूरा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। इट फैक्टर्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स व्हिच अफेक्ट द फ्लो, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें रेडियस है, जिसमें विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड है। सो ये पुराने जमाने में यार ये बड़ा कॉमन था, ये लॉ शो आ जाते थे, फिर वो हमारी बुक्स में आ जाते हैं। बट एनीवेज इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन। आपको बस ये याद रखना है कि पॉइजन्स लॉ लिस्ट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द ब्लड फ्लो एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड द प्रेशर डिफरेंसेस, द रेडियस ऑफ द वेसल एंड द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, इफ दैट्स ऑल यू रिमेंबर, यू आर गुड। और इसका डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में करेंगे भी, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेसल डायमीटर, फोर्थ पावर लॉ इन डिटरमाइनिंग द आर्टीरियल रेजिस्टेंस, नॉट इंपॉर्टेंट हेडिंग। The only thing you have to remember कि वेसल डायमीटर अगर चेंज होगा तो कंडक्टेंस चेंज होगी विद द पावर ऑफ 4। ये वाली इक्वेशन सिर्फ याद रखनी है, ये वाला डिस्कशन इररेलेवेंट है, दिमाग नहीं खपाना इसके अंदर, ठीक है। अब ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट आ रहा है बिकॉज यहां पे थ्रो कर रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज सर्किट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड पैरेलल सर्किट ऑफ ब्लड वेसल। देखो ये बिल्कुल करंट की तरह है। जब आप लोग अपने एग्जाम्स में मेडिकल कॉलेज से पहले कॉलेज लाइफ में जब रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेजेस ये चीजें डिस्कस करते थे तो एक पॉइंट आता था कि R1, R2, R3, if they are connected like this is called series circuit. But if they are connected something like this, कि R1, then R2, and then R3, this is what is we call it, and they are all then connected to a current source. This is known as the parallel circuit. So series circuit and parallel circuit की तरह हमारी बॉडी में blood vessels arrange होती हैं in a series circuit manner or in a parallel circuit manner. तो हमें ये डिस्कस करना है कि रेजिस्टेंस का फंडा और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की कहानी सीरीज और पैरेलल सर्किट में किस तरह फिट होती है। देखिए आप ना फ्लो को समझें कि आपका जो हार्ट है इससे जो एओर्टा निकल रहा है, इस एओर्टा से डिफरेंट ज़ाहिर आर्टरीज हैं, फिर आर्टरी के बाद देयर इज एन आर्टेरियोल, देन कैपिलरी, देन वेनियोल एंड देन वेन। तो ये जो ब्लड पंप बाय द हार्ट फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर पार्ट ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हिच इज द एओर्टा टू द लो प्रेशर साइड व्हिच इज द वेना केवा थ्रू मेनी माइल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन सीरीज एंड दीज ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, आर्टेरियोल एंड कैपिलरीज। इनकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस होगी, यानी ये जो आर्टरी है इसकी अपनी वेसल वॉल होगी, इसमें मसल्स होंगे, इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी, देन आर्टेरियोल है उसकी रेजिस्टेंस होगी, फिर कैपिलरीज की रेजिस्टेंस, फिर वेन, इन सब की रेजिस्टेंस को ऐड कर दें, देन वी गेट द टोटल रेजिस्टेंस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां कैलकुलेट भी की थी, विच वाज 1 peripheral resistance unit. So that is all the resistance combined and these are the structures which are arranged in series. यानी अगर ये डायग्राम हम देखें, so suppose इस डायग्राम को मैं further extend करता हूं कि here we have an artery and this artery is giving rise to this arteriole. इस arteriole से ये कैपिलरी निकली और इस कैपिलरी के बाद ये वेनियोल और वेनियोल के बाद यहाँ पे वेन। तो ये there are different resistances. आर्टरी की रेजिस्टेंस को R1 कह देता हूँ, आर्टेरियोल को R2 कह देता हूँ, कैपिलरी को R3, इसको R4 एंड R5। तो इन सबको जमा कर दूंगा तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी बिकॉज दे आर अटैच्ड वन आफ्टर अनदर। दिस इज नोन एज सीरीज अरेंजमेंट। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स में अरेंजमेंट इस तरह होती है कि सपोज ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, इसकी तरफ एक ब्लड वेसल आ रही है, तो एक यूं आर्टेरियोल निकल रहा है, फिर एक आर्टेरियोल यूं निकल रहा है, फिर एक आर्टेरियोल यूं निकल रहा है। सो वी हैव दिस पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सर्किट और फिर हर एक के ज़ाहिर अपनी कैपिलरीज होंगी। सो दिस अरेंजमेंट इज व्हाट वी कॉल द पैरेलल सर्किट अरेंजमेंट। और पैरेलल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट होती है इस फॉर्मूले से, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि पैरेलल अगर अरेंजमेंट है ब्लड वेसल्स की, तो जितना ज्यादा पैरेलल सर्कुलेशन होगा रेजिस्टेंस उतनी कम हो जाएगी, देयर विल बी डिक्रीज रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। सो मैं फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूं बिकॉज इट इज वर्थ रिपीटिंग। दो तरह के ब्लड वेसल अरेंजमेंट है आपकी बॉडी में, वन इज द सीरीज टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सीरीज सर्किट, एंड द अदर वन इज द पैरेलल सर्किट। और इन दोनों के बारे में आपको जो फैक्ट्स याद रखने हैं, सीरीज सर्किट का मतलब ये है कि एक साथ अरेंज्ड है। जैसे हम करंट्स में पढ़ते थे कि सपोज ये मेरे पास एक सॉकेट है, इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, फिर इसके साथ वायर कनेक्टेड है, एक और सॉकेट है, एक और बल्ब लगा हुआ है। बिकॉज ऑल दीज बल्ब्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन वन सीरीज, दिस इज नोन एज सीरीज सर्किट। इसमें से मैं एक भी बल्ब निकाल दूंगा, बाकी बल्ब बुझ जाएंगे। सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, ओके। सो सीरीज सर्किट में हमारी ब्लड वेसल्स आर्टरी से आर्टेरियोल से कैपिलरी से वेनियोल से वेन, और इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है इट विल बी R इज इक्वल टू R1 प्लस
R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड वॉट एवर Rn तक जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उन सब की रेजिस्टेंस को ऐड कर दें, यू गेट द टोटल रेजिस्टेंस. ओके, अब एक और बात, अगर सीरीज सर्किट में ब्लड वेसल्स ऐड होती हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. सो यू ऐड मोर ब्लड वेसल्स इन सीरीज सर्किट, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, द टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट की. पैरेलल सर्किट इज द अरेंजमेंट where they are not arranged, the blood vessels are not arranged in series like this, rather they are arranged parallel to one another. So suppose this is the organ और एक ये मेजर आर्टरी आ रही है इसकी तरफ और इसमें से एक आर्टरियोल यूं निकली, फिर एक आर्टरियोल यूं, एक आर्टरियोल यूं. So you see multiple arterioles approaching the organ. All these arterioles are arranged in parallel. So इनकी resistance calculate करते हैं with the formula 1 over R is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. और parallel resistance की beauty ये है कि if you add more blood vessels, the total resistance decrease, which also means अगर मैं इसको अब कंडक्टेंस के साथ कोरिलेट करूं तो जब टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी. एंड सी इट मेक सेंस. अगर इस ऑर्गन की तरफ आने वाली ब्लड वेसल्स 3 हैं और एज कंपेयर टू अ सिनेरियो जिसमें मैं कहता हूं कि अब 4 ब्लड वेसल्स हैं, तो ऑब्वियसली 4 ब्लड वेसल्स होंगी तो ब्लड ज्यादा पहुंचेगा या 3 ब्लड वेसल्स होंगी तो ब्लड ज्यादा पहुंचेगा. ऑब्वियसली 4 ब्लड वेसल्स के साथ मोर ब्लड विल रीच देयर, व्हिच मींस द मोर द ब्लड वेसल्स इन पैरेलल अरेंजमेंट, मोर इज द कंडक्टेंस, less is the resistance. So देखो ये कॉन्सेप्ट ना मैं बार बार रिपीट करके थक गया हूं. अब ये आपको वीडियो बार बार सुननी है और ये याद करने. द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंडक्टेंस एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस. सीरीज रेजिस्टेंस में फर्दर ब्लड वेसल्स ऐड करने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कंडक्टेंस कम हो जाती है. लेकिन अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट में फर्दर ब्लड वेसल्स ऐड करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है और कंडक्टेंस बढ़ जाती है. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द स्टोरी व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड. और बहुत सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें पैरेलल अरेंजमेंट है. So for example, brain है, kidneys हैं, muscles हैं, GI tract है, they always have like a lot of parallel circuit arrangement ताकि blood flow जो है वो अच्छा सा रहे उन organs के अंदर. Okay? Now therefore amputation of a limb or surgical removal of a kidney also removes the parallel circuit. And by removing the parallel circuit, what you do is, there are changes in the vascular conductance as well as changes in the peripheral vascular resistance. Resistance बढ़ जाएगी क्योंकि it's all like this. मैंने आपको बताया कि पैरेलल सर्किट में अगर मोर ब्लड वेसल्स ऐड होती हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है. इसको उल्टा कर लो, अगर पैरेलल सर्किट से ब्लड वेसल्स निकाल देंगे, जैसे किडनी की सर्जरी करके किडनी निकाल दी, तो अगर ब्लड वेसल्स निकल जाएंगी तो अब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट्स एक दफा अगर फिट हो गए दिमाग में तो फिर ये हिलते नहीं है, इसलिए इस वीडियो को जरा गौर से सुन लो. अच्छा, इफेक्ट ऑफ हेमेटोक्रिट एंड ब्लड विस्कोसिटी. नोट दैट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पॉइजल्स इक्वेशन. ये जो पॉइजल इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, और यहां यही बात बताई थी कि व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड, एंड द पैरामीटर्स आर चेंजेस इन द प्रेशर, changes in the radius, changes in the viscosity. ये है पॉइजल्स इक्वेशन. चेंजेस इन प्रेशर हम पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा दो एंड्स पर प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना फ्लो ज्यादा होगा. रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली है, फोर्थ पावर वाली. और विस्कोसिटी देखो, जितनी ये इनवर्स रिलेशन है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी फ्लो उतना कम होगा. एंड दैट अगेन मेक सेंस. मेरे पास एक ब्लड वेसल ये है जिसमें नॉर्मल ब्लड है, अच्छे से फ्लो कर रहा है. एक मेरे पास ब्लड वेसल ये है, अब ब्लड थिक हो गया है. व्हेन द ब्लड इज थिक, एंड दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस. सो फॉर एग्जांपल, there is polycythemia rubra vera, so there is increased hematocrit in this condition, more RBCs, it will be a thicker blood, और thick blood है तो slowly move करेगा, चूंकि slowly move करेगा तो conductance कम हो जाएगी. So that sort of thing, easy stuff. Another factor in Poiseuille's equation is the viscosity of the blood. The greater the viscosity, the lower the flow. यही थी ना इक्वेशन. Where is the equation? The greater the viscosity, the lower the flow, inverse relation, and the lower the viscosity, the greater the flow. Okay, now what changes the viscosity of the blood? There are so many diseases. For example, और ये सारा डिपेंड करेगा हेमेटोक्रिट, यानी what is the hematocrit of the person. So if the hematocrit is for example 40, it actually means कि 40% of the blood volume is actually made up of cells, usually the red blood cells most of the times. hematocrit बढ़ जाएगा जिसका मतलब है RBC काउंट बढ़ गया, इसका मतलब blood more viscous हो गया. और कौन कौन से diseases हैं? There are so many diseases. For example, polycythemia. In polycythemia, the hematocrit value increases, so the viscosity increases, so the flow decreases. Okay, ये आपको relationships याद रखने कि if the hematocrit
it increases, the flow decreases. Okay. Now the effect of pressure on the vascular resistance and tissue. Now this is one. अब आगे 3-4 headings हैं which are all very low yield headings, इसलिए क्योंकि इनके डिटेल डिस्कशन अगले चैप्टर्स में हम करेंगे, बट ये वाली हेडिंग मुझे डिस्कस करनी है, फिर मैं चैप्टर वाइंड अप करता हूँ. ऑटो रेगुलेशन एटीन्यूएट्स द इफेक्ट ऑफ आर्टीरियल प्रेशर ऑन द टिश्यू ब्लड फ्लो. ये सुनने वाली बात है. देखो, एक अक्सर स्टूडेंट को ना ये मिसकॉन्सेप्शन होता है. सपोज ये ऑर्गन है और इस ऑर्गन पर जो भी ब्लड सप्लाई आ रही है, उस ब्लड सप्लाई का अपना एक ऑटो रेगुलेशन का ऑब्वियसली फिनोमिना होगा. सो दिस इज द आर्टरी, दिस इज द आर्टरियोल, and obviously it will divide into capillaries and then vein and the veneole. यही हमारा नॉर्मल सिस्टम है. अब अक्सर स्टूडेंट को मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा बॉडी में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ तेजी से ब्लड आएगा और तेजी से इस टिश्यू की ब्लड जो सप्लाई है, फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाए, विल बी इंक्रीज फ्लो. लेकिन भाई ऐसा नहीं होता. ब्लड प्रेशर का बेचारे का बहुत ही कम कंट्रोल है ब्लड फ्लो पर. उसका रीजन ये है कि जो ऑर्गन्स हैं वो करते हैं ये फिनोमिना. मैं चैप्टर के स्टार्ट से ये बात बार बार कर रहा हूं. ऑटो रेगुलेशन. ऑटो रेगुलेशन के फिनोमिना का मतलब ये है कि ये टिश्यू डिसाइड करेगा कि इस आर्टेरियोल का साइज क्या होगा, और इसका साइज क्या होगा का मतलब ये है कि इसमें से कितना ब्लड गुजरेगा, यानी कंडक्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगी. तो यहां आने वाला ब्लड डिसाइड होगा बाय द टिश्यू इटसेल्फ, नॉट बाय द ब्लड प्रेशर. यानी अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि यहां ब्लड बहुत ज्यादा पहुंचेगा. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस बिकॉज इट इज ऑटो रेगुलेटेड. ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट इस हेडिंग में डिस्कस हो रहा है. फ्रॉम द डिस्कशन दस फार वन माइट एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन द आर्टेरियल pressure to cause proportionate increase in the blood flow, but this does not happen. However, the effect of the arterial pressure on the blood flow in many tissue is usually far less than one might expect. This is because the increased arterial pressure not only increase the force that pushes the blood through the vessels, but also initiate compensatory increase in the vascular resistance, and the tissue decides for itself कि भाई इसको contract कर लो ताकि blood ज़्यादा ना आए. Okay, so this is called blood flow autoregulation, और autoregulation की वजह से ब्लड प्रेशर का इफेक्ट इतना नहीं होता ब्लड फ्लो पर इनटू द टिश्यूज. लाइकवाइज द हार्मोन्स एंड देयर आर सो मेनी अदर प्लेयर्स व्हिच एक्चुअली रेगुलेट द वैस्कुलर रेजिस्टेंस. सो जो इस पॉइंट पर वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेगा वही ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगा. ठीक है, तो ये सारी बात हो गई. अच्छा, अब ये कुछ ऐसी हल्की फुल्की सी हेडिंग्स हैं यार, इसको सुन लो फिर चैप्टर खत्म करूं. प्रेशर फ्लो रिलेशनशिप इन पैसिव वैस्कुलर. अच्छा, पैसिव वैस्कुलर बेड का मतलब ये होता है देयर आर सम वैस्कुलर बेड्स इन द बॉडी, दे आर नॉट मेजर वंस बट दे स्टिल डू एग्जिस्ट इन द बॉडी, जहां पे ऑटो रेगुलेशन का फिनोमिना नहीं है. यानी ये कोई एक वैस्कुलर बेड है जिसमें एक ब्लड वेसल आ रही है, इसकी ऑटो रेगुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है. तो ऐसे वैस्कुलर बेड्स में जाहिर है डिटरमाइन कौन करेगा? ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा. यानी पैसिव वैस्कुलर बेड्स में मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू विल बी द ब्लड प्रेशर. और ये देखें बिल्कुल सिनेरियो चेंज था जब मैं बात कर रहा था उन टिश्यू बेड्स की जो एक्टिव टिश्यू बेड्स हैं, जहां पे ऑटो रेगुलेशन का फिनोमिना रेगुलेट होता है. सो अगर ऑटो रेगुलेशन है तो ब्लड प्रेशर टाइट फिश, कोई काम नहीं. लेकिन अगर ऑटो रेगुलेशन नहीं है, which means the passive vascular bed, then blood pressure becomes the major determining factor for the blood flow. ठीक है, ये सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. Then there is this heading called the vascular wall tension, which is governed by the Laplace's law. Basically इसको मैं आपको आसान अल्फाज में करके बताऊं कि अगर कोई ब्लड वेसल है, उसमें से जो ब्लड गुजर रहा है, obviously it is exerting pressure on the blood vessel wall. और इसका मतलब ये है कि अगर कोई ब्लड वेसल ऐसी है जिसमें से ठीक ठाक प्रेशर से ब्लड गुजर रहा है, तो उसकी वॉल को बहुत स्ट्रांग होना होगा ताकि उस प्रेशर को विदस्टैंड कर सके. एग्जाम्पल इज द एओर्टा. लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे जोर शोर से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर निकालता है, तो सोचें यहां कितना हाई प्रेशर होता है ना, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का. सो ब्लड वेसल जो एओर्टा है उसकी वॉल्स काफी थिक होनी चाहिए, और होती भी हैं, बिकॉज अगर ये थिक नहीं होंगी तो व्हाट विल हैपन कि इतने प्रेशर से जब ब्लड आएगा इट में रप्चर. सिमिलरली कैपिलरीज हैं, नाजुक मासूम सी ब्लड वेसल्स, इनमें इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है तो इनकी वॉल्स इतनी थिक नहीं होती, तब भी काम
सिस्टम चलता है. दिस इज व्हाट इज नोन एज लेप्लेसिस लॉ और इफेक्ट ऑफ वैस्कुलर वॉल टेंशन. Thus, the larger blood vessels exposed to high pressures, such as aorta, must have stronger walls to withstand the higher levels of tension. ठीक है. In contrast, capillaries have a smaller radii, a smaller pressure, a smaller wall, thinner walls, and they can withstand the pressure. So that sort of thing. ठीक है. अब last heading है vascular shear stress. As the blood flow, it creates a frictional force or drag on the endothelial cell lining of the blood vessel, which is known as the shear stress. यानी अगर ये blood vessel है और ये इस blood vessel की endothelial lining है, तो जब यहाँ से blood flow करता है तो blood की वो stream जो endothelial lining के साथ है वो हल्का फुल्का हर वक्त इन blood cells को टच करते हुए, थप्पड़ लगाते हुए, फ्रिक्शन करते हुए, रब करते हुए गुजर रही है. तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स पर स्ट्रेस पड़ रहा है इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस. यार अब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना. ये तो ऐसे है कि सपोज ये सी शोर है और यहाँ पे ये पेवमेंट वॉल है, यहाँ पे पत्थर शत्थर रखे हुए हैं और यहाँ समंदर की लहरें हैं और ये आकर बार बार इस पत्थर पे लग रही हैं. तो मैं खड़ा हुआ ये लेक्चर दे रहा हूँ कि इन पत्थरों पर ये पानी का प्रेशर बार बार जो लग रहा है इसको हम कहते हैं शेयर प्रेशर या शेयर स्ट्रेस. ठीक है यार, ज़ाहिर है पानी लग रहा है तो कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा. इसी तरह ब्लड वेसल इन एंडोथेलियल सेल्स पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा होगा ना हर वक्त. दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस. ठीक है. तो ये शेयर स्ट्रेस की कहानी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है. फर्दर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगले चैप्टर्स में आएंगी. सो दैट वी विल डिस्कस व्हेन इट कम्स टू इट. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिलिमिनरी डिस्कशन. अब तक हमारा सारा डिस्कशन जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर है कि विस्कोसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेसल्स. ये डिस्कशन फर्दर इंटेंस होगा क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी. कार्डियक यूनिट हम कर चुके हैं, वैस्कुलर यूनिट के 10-11 चैप्टर्स हैं जिसमें से पहला चैप्टर आज डिस्कस किया है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.